डॉक्टर अमरपाल सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी। आज आपके साथ समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत खंड 4 जो कि सामाजिक पहचान और परिवर्तन से संबंधित है, विषय से संबंधित है की इकाई 10 के बारे में चर्चा करेंगे और अध्ययन करेंगे। जो खंड 4 है और उसकी इकाई 10 है वह सामाजिक आंदोलन और निर्जातीय आंदोलन से संबंधित है। जैसा कि पहले की कक्षाओं में आप लोगों ने आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा, विभिन्न प्रकार के आंदोलन होते हैं। उसी में एक प्रकार का आंदोलन होता है जनजातीय आंदोलन और निर्जातीय आंदोलन। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जनजातीय आंदोलन और निर्जातीय आंदोलन क्या है और उसमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस क्या है, तब बेहतर तरीके से हम इसको समझ पाएँगे। सबसे पहले जनजातीय आंदोलन। जनजातियों को परिभाषित करने के लिए जैसे सबसे पहले हमारे संविधान की धारा 342 में जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। धारा 366 के 25 खंड में जनजातियों की परिभाषा इस प्रकार की गई है। वे जातियाँ अथवा जन समुदाय जिन्हें संविधान के धारा 342 में अनुसूचित जातियाँ कहा गया है, जनजातियाँ कहलाती हैं। जनजातियों की अनेक श्रेणियाँ होती हैं। सीमांत जनजातियाँ जो उत्तरी पूर्वी भारत के राज्यों में जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड में निवास करती हैं। इसके अलावा कुछ अन्य जनजातियाँ भी जो देश के मध्य भाग में निवास करती हैं, जिसमें खास करके जो मुख्य प्रदेश आते हैं, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बिहार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली में बसी जनजातियों की कुल आबादी जो है भारत की जनजातीय आबादी का 89% है, के करीब है। इसके अलावा कुछ समाजशास्त्रियों ने जनजातियों की परिभाषा की है, जिसमें से राल्फ लिंटन कहते हैं कि सरलतम रूप में जनजाति ऐसी टोलियों का एक समूह है जिसका एक सानिध्य वाले भूखंडों पर अधिकार हो और जिनमें एकता की भावना पाई जाती हो, संस्कृति में गहन सीमांतता हो, निरंतर संपर्क और कतिपय सामुदायिक हितों के समानता से उत्पन्न हुई हो। पेडिंगटन कहते हैं कि व्यक्तियों के उस समूह को हम जनजाति के रूप में परिभाषित करते हैं जो एक सामान्य भाषा बोलता है, एक सामान्य भूभाग पर निवास करता है तथा कुछ समान सांस्कृतिक विशेषताओं को रखता है या प्रदर्शित करता है। अब बात आती है जनजातीय आंदोलन। भारत में जनजातीय आंदोलन, जैसा कि आप जानते हैं, आंदोलन के कुछ कारण होते हैं। जनजातीय समाज भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और निर्जातीय समाज भी भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। तो कुछ असामाजिक, कुछ अनपेक्षित घटनाएँ, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक या सांस्कृतिक स्तर पर जो घटती हैं, वो कहीं न कहीं जनजातियों को आंदोलन करने के लिए प्रेरित करती हैं। आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो जैसा कि मुख्य रूप से आंदोलन की जो विशेषता होती है, उसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि आंदोलन का एक नेता होता है। आंदोलन की एक विचारधारा होती है, आंदोलन का एक उद्देश्य होता है और आंदोलन का एक तरीका होता है और आंदोलन की एक मांग होती है। एक समूह मिलकर के, कई लोग मिलकर के एक साथ जब समाज में या तो परिवर्तन लाने के लिए, समाज के किसी भाग में परिवर्तन लाने के लिए या समाज में हो रहे परिवर्तनों को रोकने के लिए या किसी भाग में हो रहे परिवर्तन को रोकने के लिए जब वो आंदोलन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि वो एक मूवमेंट है, प्रोटेस्ट है या आंदोलन कहते हैं। अब जनजातियाँ भारत में मुख्य धारा के समाजों से पूरी तरह अलग-थलग रहती हैं, जैसा कि परिभाषा में हम लोगों ने पढ़ा है। बिल्कुल अलग वातावरण में रहती हैं। ये लोग एकदम रिमोट एरिया में, जंगलों में, पहाड़ों पर एक नितांत एकदम सुनसान स्थान पर रहने वाली जातियाँ रही हैं। भारत की अन्य बस्तियों की तुलना में जनजातीय बस्तियों की आबादी का घनत्व बहुत कम होता है। देश की मुख्य धारा के लोगों से बिल्कुल अलग होने के कारण इनकी जीवन शैली, परंपराएँ, सांस्कृतिक विरासत, खान-पान, धार्मिक मान्यताएँ, रीति-रिवाज, मूल्य, पहनावा और पहचान आदि बहुत भिन्न होता है। भारत में अंग्रेजों के आने से पहले जनजातियाँ जंगलों में निवास करती थी क्योंकि जंगलों पर इनका एकाधिकार था और अपनी रोज़मर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, चाहे वो भोजन की बात हो, चाहे वो फूड गैदरिंग हो, हंटिंग हो, पशु चराना हो, पशुपालन हो, घरों का निर्माण आदि जंगलों से पैदा होने वाले उत्पादन तथा लकड़ी से ही पूरा होता था और खेती उनका मुख्य व्यवसाय हुआ करता था, जिसमें चाहे वो झूम खेती रही हो, चाहे बाद में आने वाले बाद के समय में वो पारंपरिक खेती या उसको कहेंगे सेटल्ड एग्रीकल्चर के रूप में हुआ हो। अंग्रेजों ने भूमि सुधार नीतियाँ लागू की, यानी जब ब्रिटिश भारत में आए तो उन्होंने जो जनजातीय, जो हमारे आदिवासी समाज था, वहाँ पर मौजूद अकूत संपदा
जैसा कि आप जानते हैं कि ज़्यादातर जनजातीय जंगली और पहाड़ी इलाकों में ही हमारे खनिज संसाधन अब प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे और अंग्रेज़ उसका दोहन करना चाहते थे और इस दोहन के लिए उन्होंने कुछ नीतियाँ बनाई, ख़ास करके भूमि सुधार नीतियाँ लागू की, जिनके अंतर्गत जनजातियों से भूमि का जो पारंपरिक अधिकार था, वो समाप्त कर दिया गया। सब ज़मीनों के मालिक ज़मींदार बना दिए गए और जनजातियों को ज़मीनों के मालिक ऐसे लोग हो गए जो उनसे उनमें से एक नहीं थे। यानी कि बाहरी लोगों को उनकी ज़मीनों का मालिक बना दिया गया, जो आदिवासी नहीं थे, उनकी संस्कृति से नहीं थे, उनकी कल्चर से नहीं थे, उनके समाज से नहीं थे, समुदाय से नहीं थे। जमींदारी प्रथा लागू होने के बाद जनजातियों के लोग अपनी ज़मीनों पर खेती तो करते रहे, परंतु उनके मालिकाना हक खत्म हो गए। अब वो केवल खेतिहर मज़दूर बनकर ज़मींदारों के लिए काम करने लगे। यानी कि जब उनका ज़मींदारी प्रथा वहाँ लागू कर दी गई, तो मालिकाना हक, उनका जो लीगल राइट था ज़मीनों पर, वो हट गया, लेकिन वो एक मज़दूर के रूप में, किसान के रूप में काम करते रहे अपनी ज़मीनों पर। धीरे-धीरे जनजातीय लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और जब ज़मीनों को बेचने का अधिकार मिला, तब ज़मींदारों को ज़मीनों के बेचने का अधिकार भी अंग्रेज़ों के द्वारा दे दिया गया और तब ज़मींदारों ने क्या किया कि उन्होंने साहूकारों को और व्यापारियों को, सूदखोरों को वो ज़मीनें बेचना शुरू कर दिया। लोग गरीबी और पिछड़ेपन की चपेट में आ गए, ज़िंदा रहने के लिए उन्हें कर्ज़ लेने पड़ते थे। जैसा कि आप जानते हैं, तमाम जो अभी तक जो जो मूवीज़ बनी हैं, चाहे वो हमारे ग्रामीण ग्रामीण समाज के ऊपर हों, चाहे तमाम ऐसे उपन्यास लिखे गए हैं मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, चाहे वो गबन हो, गोदान हो, जब आप देखेंगे तो गाँव की जो हालत होती थी, गाँव के गरीब की जो हालत होती थी, वही हालत लगभग एक जनजातीय समाज की भी होती थी कि किस प्रकार से वो अपनी दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो व्यापारी होते थे, सूदखोर होते थे, उनके कर्ज के जाल में फँस जाते थे और फिर वो धीरे-धीरे गरीबी के दुष्चक्र में फँस जाते थे। तब उनको अपनी ज़मीनें बेचनी पड़ती थी, अपने पशु बेचने पड़ते थे, अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती थी और कई बार तो ऐसी स्थिति आती थी कि अपने बच्चों को भी कर्ज चुकाने के लिए बेचना पड़ता था, गिरवी रखना पड़ता था। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आर्थिक रूप से इस इन तमाम जो सुधार जब भूमि सुधार किए गए और अ, आदिवासियों के मालिकाना हक को छीन लिया गया उनसे और जमींदारों को और व्यापारियों को और सूदखोरों को उनका हक दिया गया, बेच दिया गया। इससे उनकी आर्थिक हालत और ख़राब हो गई और आर्थिक हालत ख़राब होने से उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जो अधिकार वो भी कम हो गए और ये जनजातियाँ अपने आप को एक दुष्चक्र में महसूस करने लगी और एक बेड़ी में जकड़ी हुई सी महसूस करने लगी। समय बीतने के साथ-साथ जब चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी अ, तो जीना भी मुश्किल हो जाता है। उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। जब शोषण बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तो जनजातियों ने अपने सरदारों, मुखियाओं के नेतृत्व में हथियार उठा लिए और सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यहीं से भारत में जनजातीय आंदोलन की शुरुआत होती है। इसका नेतृत्व इनकी ही जाति के प्रमुखों के हाथों में रहा है। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही कहा था कि जनजातीय जो आंदोलन में एक नेता होता है, तो वो नेता जनजातियों का जो नेता होता था, वही उनको लीड करता था, मुखिया उनको ज़मींदारों के खिलाफ चाहे आंदोलन रहे हों, चाहे अंग्रेज़ों के खिलाफ रहे हों, उनमें वो उनको नेतृत्व प्रदान करता था और अपने हक को, जनजातियों के हक को और उनकी अस्मिता को बचाने के लिए वो शस्त्र उठाते थे और आंदोलन करते थे। इसके अलावा अब आगे हम लोग समझेंगे जनजातीय आंदोलन के कारण क्या हैं? आखिर वो कौन से कारण हैं जो जनजातीय समाज को आंदोलन करने के लिए मजबूर करते हैं? को कौन-सी दशाएँ, परिस्थितियाँ हैं जो जनजातियों को आंदोलन करने के लिए मजबूर करती हैं? तो सबसे पहला एक कारण आपको मैं बताऊँ जिसमें जल, जंगल, ज़मीन से अधिकारों की समाप्ति। सबसे पहला जैसा कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि ब्रिटिश काल में ब्रिटिशर्स ने ऐसी भूमि सुधार किए कि जो ज़मीनों का जो मालिकाना हक था वो खुद ले लिया और ज़मींदारों को दे दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। इससे क्या हुआ जल, जंगल, ज़मीन तीनों पर उनका अधिकार जो कि पुरातन काल से, प्राचीन काल से जनजातियों का अधिकार जो था जिस पर उनका जीवन यापन होता था, उसको उनसे छीन लिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी वजह बनी उनकी दुश्वारियों की, उनकी मुसीबत की और उनकी गरीबी को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा अन्य कारणों में अगर देखा जाए तो ज़मीनों पर गैर जनजातीय लोगों का कब्ज़ा होना, अधिकार भी ऐसा हो रहा है कि तमाम जनजातीय
क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियाँ बहुत संख्या में काम कर रही हैं और उन्होंने तमाम जनजातियों के का धन परिवर्तन भी किया है। तो ईसाई मिशनरियों और उपनिवेशवादियों का एक गठजोड़ था। जैसा कि आप जानते हैं, जब सत्ता होती है, उसका जो धर्म होता है, उसके साथ एक गठजोड़ होता है। तो धर्म और सत्ता एक साथ चलने लगी और ये बात ईसाई मिशनरियों को, जब उनकी दुश्वारियाँ बढ़ी जनजातियों की, जब उनकी गरीबी बढ़ी और उनकी समस्याएँ बढ़ी, तो जब उन्होंने विरोध करना शुरू किया, तब ये ईसाई मिशनरियाँ जो उनके हकूक़ की बात करती थी, जो उनकी अच्छाई की बात, उनके सुधार की बात करती थी, उनके विकास की बात करती थी, वो जनजातियों के साथ में ना खड़ी होकर के वो उपनिवेशवादियों के पक्ष में जाकर खड़ी हुईं। तो ये जो अविश्वास बना और ये जो एक एक जो अविश्वास की धा एक धा एक कई की धारणा बनी, इसने भी कहीं न कहीं जो है एक आंदोलन का रूप अख्तियार किया। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो सूदखोरों और व्यापारियों, जैसा कि मैंने बताया आपको, पहले भी आपको बताया जा चुका होगा कि जनजातियों की समस्याओं में सबसे प्रमुख समस्या है गरीबी, ऋणग्रस्तता। तो ये और भुखमरी, ये समस्याएँ जो हैं वो कहीं न कहीं सूदखोरों की वजह से, व्यापारियों की वजह से, मूल निवासियों का जो शोषण किया जाता था, जो ज़्यादा ब्याज लिया जाता था, ब्याज ना चुकाए जाने पर उनकी ज़मीनें हड़प ली जाती थी, उनके पशु हड़प लिए जाते थे, उनके घर नीलाम हो जाते थे। तो कहीं न कहीं सूदखोरों और व्यापारियों के द्वारा जो उनका शोषण किया गया, ख़ास करके जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो ऐसी नीतियाँ लागू की गई, जिससे उनसे टैक्स तो वसूला जाने लगा, उनके जंगलों से, उनकी ज़मीनों से उनके मिनरल्स जो खनिज हैं वो तो निकाले गए, पेड़ काटे गए लकड़ियों के लिए, उनके तमाम संसाधनों पर अधिकार किया गया, लेकिन उनको उसका फ़ायदा नहीं दिया गया। तो इन सब सूदखोरों व्यापारियों द्वारा जो मूल निवासियों का जो शोषण किया गया, ये एक बहुत बड़ी वजह बनी, बहुत बड़ा कारण बना कि जिससे जनजातीय लोग आंदोलित होने पर मजबूर हुए। इसके अलावा जमींदारी प्रथा और गैर जनजातीय लोग, जमींदारी प्रथा जैसा कि हमने बताया, अंग्रेज़ों ने सबसे पहले ज़मींदारों को अधिकार दे दिया ज़मीनों पर, जंगलों पर, जिससे कि वो उनको आसानी हो शासन करने में, वहाँ पर व्यवस्था को सँभालने में और जनजातीय क्षेत्रों में अवस्थित जो जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका दोहन करने के लिए। तो जमींदारों ने जब जब अधिकार दिया गया उनको, उन्होंने भी शोषण करना शुरू किया, व्यापारियों के साथ गठजोड़ करके जमींदारों ने भी शोषण करना शुरू किया और इसके इसके परिणाम स्वरूप जनजातियों में एक आक्रोश पैदा हुआ और उस आक्रोश का परिणाम था कि ये सारे कारण जो थे वो मिल करके समुदाय विशेष, जो कि जनजातीय समुदाय था, उसके अस्तित्व के संकट के समान उत्पन्न हो गए। यानी उनके अस्तित्व, एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम उनके सामने आ गई। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा कि वो क्या करें और तो उन्होंने आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया। अब बात करते हैं हम लोग कारणों को समझने के बाद में जनजातीय आंदोलनों के विभिन्न चरण, कब कैसे-कैसे कौन से मुख्य आंदोलन हुए जनजातियों के, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला, जिसको हम 3 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला चरण जो 1789 से 1860 के बीच था। दूसरा चरण जो 1860 से 1920 के बीच में था। और तीसरा चरण जिसको हम मानते हैं 1920 से, यानी आज़ादी मिलने से और मिलने तक, यानी 1947 तक तीसरा चरण रहा है। तो एक-एक करके हम लोग तीनों चरणों के कुछ प्रमुख आंदोलनों को समझने की, उसके कारण को, उसके परिणाम को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं प्रथम चरण में कुछ मुख्य आंदोलन कौन-कौन से थे, जनजातीय आंदोलन। सबसे पहला आंदोलन एक था जिसको कहा गया तमार विद्रोह। 1789 से 1832 तक ये आंदोलन चला और इसमें जो जनजातियों के विरोध का आंदोलन का जो मुख्य कारण था, वो था ब्लेमिश अलायंस सिस्टम, जिसके खिलाफ भोलानाथ सहाय के नेतृत्व में तमार जनजातीय समुदायों ने ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों के खिलाफ 1789 में विद्रोह किया, जो 1832 तक चला। यद्यपि यह आंदोलन तमार जनजातियों द्वारा आरंभ किया गया था, परंतु शीघ्र ही इसमें मिदनापुर, कोयलपुर, घाघा, चटसिला, जालदा और सिल्ली के अन्य जनजातीय समुदाय इसमें शामिल हो गए। नई व्यवस्था के अनुसार ये जो ब्लेमिश अलायंस सिस्टम जिसके खिलाफ ये आंदोलन शुरू हुआ था, उसके उसमें क्या प्रोविज़न था, क्या नीतियाँ थी, उसको समझने की ज़रूरत है। इस नई व्यवस्था के अनुसार सरकार ने आदिवासी गाँवों के मुखिया जमींदारों की ओर से तैनात करवा दिए गए। यानी जो आदिवासी गाँवों के जो मुखिया थे, उनको तमाम तरह के कुछ अधिकार दिए गए जमींदारों की ओर से कि आप खुद ही देखिए, इन पर शासन करिए, इनसे आप टैक्स वसूलिए और यहाँ पर इनका ख्याल रखिए। जिनको कहा गया दिकू नाम से संबोधित किया गया, यानी बाहरी लोग, दिकू।
यानी जमींदारों के द्वारा अपॉइंट किए गए वो मुखिया, वो लोग जनजातियों के जो बाहरी लोगों के साथ खड़े थे, लेकिन नियंत्रण, चाहे वो टैक्स वसूलना हो, चाहे वो ज़मीनों पर अधिकार करना हो, खेती करवाना हो, ये सब कार्य देखते थे, जिनको दीकू कहा गया। विद्रोह के दौरान आदिवासियों ने इन सब की हत्या कर डाली। यानी जो दीकू थे, जो दीकू अपॉइंट किए गए थे जनजातीय समुदाय में, उनको उन जनजातियों ने सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से उनकी सबकी हत्या कर डाली और उनके घर जला दिए गए और इनके सामान पर कब्जा कर लिया गया, क्योंकि उनको लगा कि सबसे पहले दुश्मन तो हमारे ये दीकू लोग हैं। 1789 से लेकर 1832 तक 7 बार यह आंदोलन ठप हुआ। ऐसा नहीं था कि आंदोलन एक बार में हुआ और वो समाप्त हो गया, नहीं। एक बार शुरू हुआ तो उसमें कुछ घटनाएँ हुई, फिर उसको दबा दिया गया, फिर वो फ़ेवरेबल कंडीशन आने पर फिर शुरू हुआ, फिर उठा। 7 बार ये आंदोलन शुरू हुआ और बंद हुआ। और इसका तात्पर्य क्या है कि 1789 से लेकर के 1832 के बीच तक 7 बार ये आंदोलन हुआ जनजातियों के द्वारा, जिसमें ओरांव, मुंडा, हो और कोल आदिवासी समुदाय तमार विद्रोह में जो ये और जो अन्य समुदाय थे, तमार के अलावा ओरांव, मुंडा, हो, कोल, ये आदिवासी जो नेता थे, उनके नेता गंगा सिंह थे, उनके नेतृत्व में वो शामिल हुए थे। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो खरवार आंदोलन हुआ था 1833 में। 1833 में भागीरथ माझी नामक आदिवासी नेता ने अपने समुदाय के लोगों को विश्वास दिलाया कि वो अंग्रेजों से लड़कर उन्हें उनकी ज़मीनों पर फिर से कब्जा दिलाएँगे। और लेकिन उन्होंने इसके लिए एक शर्त रखी थी। क्या शर्त रखी थी? कि आदिवासियों को हिंदुओं के इष्ट देव भगवान राम की पूजा करनी पड़ेगी। संथाल जाति के आदिवासियों को ही पहले खरवार कहा जाता था। जो ये खरवार कहा जा रहा है, खरवार जनजाति, उनको सबसे पहले संथाल जाति ही कहा जाता था। अंग्रेजों ने इनकी सारी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया था, जैसा कि हम लोगों ने पहले समझा है। सभी आदिवासी बाबा जी नाम से विख्यात भागीरथ माझी को लोकल लेवल पर, स्थानीय स्तर पर बाबा जी के नाम से जाना जाता था और लोग माझी के साथ कंधे से कंधा मिला करके इन्हें अपना अधिकार वापस लेंगे, शस्त्र के दम पर लेंगे। 1833 में अंग्रेजों के खिलाफ खरवार आंदोलन का प्रारंभ हुआ। इसके अलावा अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग तो पाते हैं कि संथाल विद्रोह 1855 में जो कि हुआ था। अब संथालों की ज़मीनों पर ज़मींदारों ने कब्जा कर लिया था। संथाल आदिवासी ज़मीनों पर अपना हक वापस लेना चाहते थे। ज़मींदारों ने इन ज़मीनों को सूदखोरों के हाथों बेचना शुरू कर दिया। इस पर संथाल आदिवासी भड़क उठे और उन्होंने 1855 में नए मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। संथाल आदिवासियों के इस आंदोलन का नेतृत्व 2 भाइयों ने संभाला, जिनका नाम था सीधू और कान्हू। सीधू और कान्हू 2 भाई थे, सगे भाई थे। इन्होंने अपने आदिवासियों के हकूक़ की लड़ाई के लिए, उनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए जो नेतृत्व किया अपने जनजाति का, इन दोनों नेताओं ने आदिवासियों पर होने वाले जुल्मों को खत्म करने की कसम खाई थी। उन्होंने साफ कह दिया था कि जब तक हम अपनी ज़मीनें ज़मींदारों और नए मालिकों से वापस नहीं ले लेते, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। अंग्रेज़ों ने ज़मींदारों का जो साथ दिया था, वो कई महीनों तक चलता रहा और इस विद्रोह में, यानी अंग्रेज़ों द्वारा ज़मींदारों को साथ देने, यानी विद्रोह को कुचलने के लिए उनका साथ दिया गया कि किस तरह से संथाल आंदोलन को कुचल दिया जाए, और भरपूर अंग्रेज़ों ने सहायता की थी। और ये कई महीने तक चला, जिसमें हज़ारों संथाल आदिवासी मारे गए। लेकिन इस विद्रोह का ब्रिटिश हुकूमत पर भारी असर पड़ा और सरकार को अपनी नीतियाँ बदलने को राज़ी होना पड़ा। अर्थात यानी कि जो खून खराबा हुआ, जान माल का नुकसान हुआ दोनों तरफ से, इससे अंग्रेजी सरकार पर, अंग्रेजी हुकूमत पर प्रभाव पड़ा और उन्होंने अपनी नीतियाँ बदलने को वो तैयार हुए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के कब्जे से बहुत सा बड़ा भूभाग, यानी बहुत सा क्षेत्र वो छीन लिया, जिन पर उन्होंने जो उनका लीगल राइट हो गया था, उनकी ज़मीनें छीन ली गई थी, जो उनके खेत छीन लिए गए थे। इसके अलावा ज़मीनों पर कब्जा लेने के बाद इसका नाम संथाल परगना रख दिया गया। जो आदिवासियों के द्वारा ज़मीनें अंग्रेज़ों से, ज़मींदारों से छीनी गई थी, उसका नाम संथाल परगना रख दिया गया, जो आज के समय में संथाल परगना एक डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता है, आप जानते होंगे। सरकार ने बीच का रास्ता निकाला, यानी ब्रिटिश सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला और संथाल परगना का ब्रिटिश मुखिया हुकूमत की देख-रेख में तैनात कर दिया। यानी ब्रिटिशर्स ने अपने 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 मातहत एक 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 अधिकारी की नियुक्ति कर दी, जिससे कि वहाँ पर वो देखभाल करता रहे। लेकिन
उनकी ज़मीनें जो उन्होंने कब्ज़ा की थी, उस पर उन्होंने अपने अधिकार को छोड़ दिया। इसके अलावा बोगता आंदोलन छोटा नागपुर के क्षेत्रों में 3 बार भड़का। छोटा नागपुर पठार जो झारखंड और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में पाया जाता है। छोटा नागपुर पठार में उसमें सम्मिलित हुए आदिवासियों ने ज़मींदारों के अत्याचारों का जमकर विरोध किया था। जैसा कि अगर आप देखिए ज़मीनों पर जो अधिग्रहण था ज़मींदारों के द्वारा या अंग्रेज़ों के द्वारा उनके जल, जंगल, ज़मीन पर, तो कहीं न कहीं जितने आंदोलन हुए जनजातियों के, उसमें मूल कारण उनकी ज़मीनों का, उनके अस्तित्व पर संकट का जो कारण था वही मूल था। तो बोगता आंदोलन में भी वैसा ही हुआ, जैसा कि उन्होंने अपनी ज़मीनों को मुक्त कराने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उन्होंने ज़मींदारों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। और जो एक समाजशास्त्री हैं सिंह सिंह, उन्होंने क्या कहा 1883 में उन्होंने कहा बोगता आंदोलन को 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। जो एक चरण है पुनरुत्थानवादी चरण तथा राजनैतिक चरण और कृषि चरण, इन 3 चरणों में उन्होंने इसको विभाजित किया। पुनरुत्थानवादी चरण को आदिवासी किसानों ने जमींदारों के खिलाफ प्रदर्शन के रूप में देखा। यानी जो पुनरुत्थानवादी था, यानी रिजुविनेशन कहेंगे या रिनेसा का स्टेप या जो स्टेप कहेंगे, चरण कहेंगे, इसमें जमींदारों के खिलाफ जो प्रदर्शन किए गए, जो विरोध किया गया, जो विद्रोह किया गया अपनी जमीनों को वापस लेने के लिए, उसको पुनरुत्थानवादी चरण कहा गया बोगता आंदोलन में। आंदोलन के राजनीतिक चरण में आदिवासियों ने यह मांग की थी कि उनके क्षेत्र को देश के बाकी क्षेत्रों से अलग कर दिया जाए और राजनीतिक स्वायत्तता दी जाए। यानी जो राजनीतिक शक्ति, यानी चाहे वो ब्रिटिशर्स रहे हों, जो उस पर शासन कर रहे थे, जनजातियों की यह मांग थी कि उनके क्षेत्र को अलग डिफाइन करके, अलग क्षेत्र निर्धारित करके उनको स्वायत्तता दे दी जाए। यानी वो स्वयं अपने क्षेत्र पर शासन करें, स्वराज की जब बात कर सकते हैं, वो स्वयं अपना शासन देखेंगे, उसमें अंग्रेज दखल ना दें। तो ये कहीं न कहीं एक राजनीतिक मांग के रूप में सामने निकल के आई। इसके अलावा बिरसा मुंडा विद्रोह 1895 से 1901 के बीच में बहुत प्रसिद्ध विद्रोह रहा है जनजातियों के द्वारा। बिरसा मुंडा विद्रोह का नेतृत्व प्रमुख आदिवासी लड़ाकू बिरसा मुंडा, जिनकी आज भी पूजा होती है झारखंड के एरिया में, और झारखंड में आज भी उनको प्रमुख प्रतीक माना जाता है जनजातीय आंदोलन का और अस्मिता का, जनजातीय अस्मिता का। भारत के इतिहास में उसे महान स्वाधीनता सेनानी और तथा मुंडा पर सामंती व्यवस्था लादने के खिलाफ विद्रोह किया था। मुंडा आदिवासियों में कृषि भूमि के मामले में एक व्यवस्था थी जिसे खुदकारी व्यवस्था कहा जाता था। खुदकारी व्यवस्था का मतलब क्या था? इस व्यवस्था के अनुसार जो जमीनें आदिवासियों के पास थीं, उन पर उन्हीं का हक रहना चाहिए था, जबकि अंग्रेजों ने 1874 में जमीन संबंधी नीतियां बदल दी और आदिवासियों की जमीनों पर का हक जमींदारों को दे दिया। तो ये खुदकारी जो व्यवस्था थी, उसको उन्होंने समाप्त कर दिया अंग्रेजों ने। आदिवासियों को उनकी ज़मीनों से हटाकर दूसरी जगहों पर बसाया जाने लगा। उनकी ज़मीनों पर दूसरे लोग कब्ज़ा करने लगे, उन्हें तरह-तरह से सताने लगे। ज़मींदारों के कर वसूलने की सख्ती से परेशान होकर आदिवासी किसान सूदखोरों से कर्ज़ लेने पर विवश हुए। सूदखोर कर्ज़ पर ब्याज की ऊँची दर लगाते थे। इस दमन के परिणाम स्वरूप जनजातियों ने अपने लिए स्वतंत्र भूभाग की स्थापना करने के लिए बाहरी लोगों को चुनौती दिया। यानी अ, हर जनजातीय आंदोलन में अगर आप देखेंगे, तो चाहे वो भूमि पर मालिकाना हक को लेकर हो, सूदखोरों के खिलाफ हो, जमींदारों के शोषण के खिलाफ हो, और उनकी राजनैतिक अस्मिता और सांस्कृतिक अस्मिता को बचाने के लिए हो, इन कारणों से जो जनजातीय आंदोलन हुए। मिदनापुर आंदोलन एक प्रमुख आंदोलन माना जाता है। यद्यपि यह आंदोलन 1760 में शुरू हुआ था, परंतु 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस आंदोलन ने बहुत जोर पकड़ा। यह आंदोलन आदिवासियों की जमीनों पर बाहर के लोगों द्वारा कब्जा किए जाने के विरुद्ध छेड़ा गया था। आंदोलन का पहला चरण महात्मा गांधी के 1921 से 22 में आरंभ किए गए असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समर्थन में किया गया था। एक बात ध्यान रखने की ज़रूर है यहाँ पर, जब बिरसा मुंडा आंदोलन की बात की जाती है या मिदनापुर आंदोलन की बात की जाती है या कुछ और आंदोलन की बात की जाती है जनजातीय, तो उसमें ये माना जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम में जो भूमिका अगर मुख्य धारा के लोगों ने जो निभाई, चाहे वो एक कांग्रेस का गठन रहा हो, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में रहा हो, चाहे अन्य क्रांतिकारी लोग रहे हों, इसके साथ-साथ जनजातीय समुदाय ने भी स्वतंत्रता के आंदोलन में अपनी महती भूमिका निभाई, और उन्हीं में से एक है मिदनापुर का आंदोलन। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को छेड़ा, तो मिदनापुर की जो जनजातियाँ थी, उन्होंने गांधी जी को सहयोग दिया, समर्थन दिया,
और उनके साथ खड़े हो गए। दूसरा चरण कब शुरू, जो गांधी जी ने, जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया उस समय इसका दूसरा चरण स्टार्ट हुआ। 1920 तक जनजातियां असहयोग आंदोलन से दूर रहीं, यानी 1920 तक। 1921 के आरंभ में यह प्रयास किए गए कि जनजातियों को भी आंदोलन में शामिल किया जाए। संथाल आदिवासियों ने हर तरह के अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन को बढ़ावा दिया। 1922 में आदिवासियों ने इस बात पर जोर दिया कि जंगलों पर उनका अधिकार सुरक्षित रखा जाए। इस मांग को लेकर के आंदोलन इतना उग्र हो गया कि आंदोलनकारियों ने जमींदारी कंपनी तथा भारतीय जमींदारों के विरुद्ध खुला संघर्ष छेड़ दिया। अब बात आती है कि जनजातीय आंदोलन को थोड़ा समझने के लिए हमको उसके एक पहलू पर भी विशेष ध्यान देना, जब समाजशास्त्रीय रूप से जब हम उसकी व्याख्या करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि बहुत सी ऐसी अवधारणाएं हैं, बहुत से ऐसे सिद्धांत हैं समाजशास्त्र में जो जनजातीय आंदोलन को अपनी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं, कार्ल मार्क्स जो महान समाजशास्त्री रहे हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि किसी भी आंदोलन का, किसी भी क्रांति का, किसी भी विरोध का जो मूल कारण होता है वो शोषण होता है। यानी जो अमीर लोग होते हैं, अमीर जब गरीब का शोषण करते हैं तो जो जो शोषित वर्ग होता है वो एक इकट्ठा हो जाता है और अपने हकूक के लिए, अब जो बुर्जुआ होता है या पूंजीपति होता है उसके खिलाफ, जो अमीर होते हैं उनके खिलाफ विद्रोह करता है। तो जब हम क्रांति की बात करते हैं, स्ट्रक्चरल चेंज की बात करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि कार्ल मार्क्स कहीं ना कहीं प्रासंगिक है जनजातीय आंदोलनों को समझने के लिए। उन्होंने जो आह्वान दिया और एक स्लोगन दिया कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, यानी शोषित वर्ग एक हो जाओ, तभी आप अपनी मुसीबत से आप आज़ाद हो सकते हैं, इनके शोषणों से आज़ाद हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स ने इस जनजातीय आंदोलन को, वीकर सेक्शन के आंदोलन को, महिलाओं के आंदोलन को, दलित आंदोलन को समझने में कहीं ना कहीं एक 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 उनकी थियरी, उनका सिद्धांत, उनकी अवधारणा एक काफ़ी सहयोगी प्रतीत होती है। तो इसके अलावा अन्य सिद्धांत और हैं, जैसे स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम की बात की जाए तो वो भी कहीं न कहीं विस्तृत रूप से इसको समझने की कोशिश करता है और एक नज़रिया प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है कि कहीं न कहीं बहुत से कारण ऐसे रहे हैं जो जनजातीय आंदोलन को उद्वेलित किए हैं। यानी उसमें शोषण रहा है, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, अस्मिता का, धार्मिक कारण रहे हैं। वो कहीं न कहीं जनजातियों को सब मिल करके पूरी संरचना के किसी भाग में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को सही करने के लिए या गलत हो रहे परिवर्तन को रोकने के लिए वो आंदोलित होते हैं। तो कहीं न कहीं समाजशास्त्रीय रूप से जब हम विश्लेषण करते हैं, तो ये पाते हैं कि बहुत सी ऐसी अवधारणाएँ हैं, बहुत से ऐसे सिद्धांत हैं, जो कि हमको जनजातीय आंदोलन को समझने में मदद देते हैं। इकाई 10 के जो दूसरा पार्ट है, इकाई 10 का जो जो तो निर्जातीय आंदोलन कहते हैं। अब यहाँ पर जनजातीय और निर्जातियों के बीच में जो डिफरेंस है उसको समझना ज़रूरी है। ज़्यादातर उसमें जब लोग सामान्य रूप से समझते हैं तो वो कहते हैं जनजातियाँ निर्जातियाँ ही होती हैं और एक समान व्याख्या करते हैं, लेकिन उनके बीच में एक मूलभूत अंतर भी होता है। जो जो जनजातियाँ होती हैं वो निर्जातीयता का एक 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 पहलू हो सकती हैं। एक निर्जातीयता को धारण करने वाली हो सकती हैं। यानी जो निर्जातीयता है वो बड़ा एस्पेक्ट है, ब्रॉडर एस्पेक्ट है, और जो जनजाति है वो उसका एक एस्पेक्ट है। यानी कि अगर ये कहा जाए कि जनजाति एक समुदाय है और वो समुदाय कुछ विशेषताओं के माध्यम से निर्जातीय समुदाय में आता है ज़रूर, उसका एक भाग ज़रूर है, लेकिन वो उससे अलग है। तो कहने का तात्पर्य हुआ, निर्जातीय जो धारणा है वो एक ब्रॉड धारणा है और जो जनजातीय अवधारणा है वो उसका एक पार्ट है। दोनों एक-दूसरे से संबंधित हैं, दोनों एक-दूसरे के पूरक भी हैं। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं निर्जातीय आंदोलन की, तो हम निर्जातीय को समझने के लिए हमको क्या जानना चाहिए कि ये निर्जातीयता होती क्या है? यानी एक ही जाति या राष्ट्रीयता के लोग जिनकी सभ्यता एवं संस्कृति एक ही होती है, निर्जाति कहते हैं। यानी इसको सरल शब्दों में कहा जाए कि एक वह समुदाय जो अपनी एक जाति से जोड़ता है अपने आप को, एक राष्ट्रीयता के लिए इकट्ठा होता है और एक सभ्यता और संस्कृति एक रखता है, उसको निर्जाति कहते हैं।
उर्मिला 1989 में उन्होंने लिखा है कि आदि संस्कृति में उदय होने वाले विचित्र समूहों को नृजाति कहा जाता है। यानी जो पुरातन समय में उत्पन्न हुई जो जातियां हैं उनको हम नृजाति कहते हैं। यदि किसी समुदाय को नृजातीय समुदाय का नाम देना चाहते हैं तो उनमें 6 खास विशेषताएं होनी चाहिए। यानी कि कोई भी समुदाय अगर उन 6 विशेषताओं को धारण करता रखता है तभी वो नृजातीय समुदाय माना जाएगा। जिसमें क्या क्या है? समुदाय का एक नाम होना चाहिए, विशिष्ट नाम होना चाहिए, एक साझी विरासत होनी चाहिए, एक शेयर्ड हेरिटेज होनी चाहिए, साझी ऐतिहासिक स्मृतियां होनी चाहिए, साझी संस्कृति होनी चाहिए, शेयर्ड कल्चर होनी चाहिए, तथा एक सुनिश्चित क्षेत्र, एक जोग्राफिकल एरिया, एक नोटिफाइड, एक बाइफरकेटेड, एक निश्चित सुनिश्चित भूखंड होना चाहिए जहां पर वो निवास करते हैं। इसके अलावा सामूहिक सामंजस्य की भावना उनमें होनी चाहिए। तो अगर ये 6 विशेषताएं कोई कोई समुदाय पूरा करता है तो उसको हम निर्जातीय समुदाय कह सकते हैं। निर्जातीय समुदायों को प्रायः अल्पसंख्यक कहा जाता है। यहाँ थोड़ा सा ये समझना जरूरी है कि जब हम निर्जातीय की बात करते हैं तो अल्पसंख्यक भी उसमें आता है। तो अक्सर उससे हम उसको सिनोनिम के रूप में उसको प्रयोग करते हैं, तो अल्पसंख्यक भी कहा जाता है। तथा इनकी 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। यानी निर्जातियों को, अल्पसंख्यकों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें सबसे पहली श्रेणी आती है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक यानी इसमें किसी देश में रहने वाले पारंपरिक निवासी आते हैं नए धर्म के आगमन या किसी खास धर्म में परिवर्तन के बाद जिनकी पहचान बंद हो जाती है, वह भी इसी श्रेणी में आते हैं। यानी कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वो होते हैं जो या तो कहीं दूसरे देश से पलायन करके आते हैं या फिर जो है वो किसी धर्म परिवर्तन के बाद, यानी जब दूसरे देश में आते हैं, दूसरे भूखंड में आते हैं तो उनके धर्म में कुछ परिवर्तन होता है जिनके बाद उनकी पहचान का संकट खड़ा होता है। वो अल्पसंख्या में होते हैं, इसीलिए उनको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक कहते हैं। दूसरी श्रेणी में वो लोग आते हैं जो अपने देश अथवा राज्य को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं और वहां अपनी ही पहले से मौजूद अपनी नस्ल के लोगों के साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं। यानी वो माइग्रेट करके दूसरे देश में जो लोग आते हैं वो पहले से वहां मौजूद उन्हीं की नस्ल के लोगों, उन्हीं की संस्कृति के लोगों के साथ मिलजुल कर वो रहने लगते हैं और उनसे एक संबंध स्थापित कर लेते हैं। तीसरी तरह के जो अल्पसंख्यक होते हैं उनको शरणार्थी समूह में कहते हैं। शरणार्थी समूह में आते हैं वो लोग। यद्यपि एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरित होने वाले समूहों की तरह ही होते हैं जो शरणार्थी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब एक देश से दूसरे देश में, जैसे मान लीजिए भारत से कोई अमेरिका जाता है तो अमेरिका में रहने लगता है, वहाँ की नागरिकता ले लेता है, वहाँ फिर रहने लगता है। उसी तरह से शरणार्थी भी एक देश से दूसरे देश में आते हैं, लेकिन वह दोनों में एक फर्क होता है। जो दूसरी श्रेणी के लोग हैं वो निश्चित रूप से स्वयं डिसाइड करते हैं उनको कहाँ रहना है, क्या काम करना है, किनके साथ रहना है। लेकिन जो शरणार्थी समूह होते हैं वो उस देश में जिसमें वो पलायन करके आए हैं उस देश की शर्तों पर निवास करते हैं। वो कहाँ रहेंगे, किस क्षेत्र में उनको बसाया जा रहा है, उनकी आवश्यकताएं कहाँ पूरी की जा रही हैं, तो ये सारे रीजन होते हैं और ये डिफरेंस भी होता है। वो अपने रहने की जगह परिस्थितियां तय करते हैं और शरणार्थियों को शरण देने वाले देश की दया पर कुछ समय तक रहने की अनुमति। जैसे मान लीजिए कहीं जब अगर 2 देशों के बीच युद्ध छिड़ता है, कोई संकट आता है, कोई डिजास्टर आता है, नेचुरल डिजास्टर आता है, तो उस देश के लोग अपनी जान बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आसपास के देशों में वो अपना शरण लेते हैं। तो मानवता के आधार पर, नैतिक आधार पर जो देश पड़ोसी देश हैं उनको शरण देते हैं, लेकिन वो सशर्त होता है। कुछ दिन के लिए वो शरण देते हैं, कुछ उनको अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन वो एक स्थायी व्यवस्था नहीं होती है। तो निर्जातीय को हम लोगों ने बेहतर तरीके से समझा। निर्जातीय कौन होते हैं और निर्जातीय लोगों के प्रकार क्या होते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है कि निर्जातीय तो समुदाय हुआ, एक विशेष क्षेत्र में रहता हो, एक विशेष कल्चर हो, उसकी एक विशेष संस्कृति को धारण करता हो, एक राष्ट्रीयता का धारण करता हो, एक सभ्यता का नेतृत्व करता हो। लेकिन उसके साथ साथ एक टर्म, एक शब्द एक कॉन्सेप्ट, अवधारणा यूज की जाती है समाजशास्त्र में जिसको कहते हैं निर्जातीयता, निर्जाति केंद्रवाद, जिसको कहते हैं एथनोसेंट्रिसिज्म। यानी एथनोसेंट्रिसिज्म यानी कि जो समुदाय जिसके बारे में हम चर्चा की, जब
अपने समुदाय के विशेष हित को ध्यान में रखते हुए अपने समुदाय को श्रेष्ठ कहने लगते हैं और अपने समुदाय को ही तरजीह देते हैं, दूसरे समुदाय को वो इग्नोर करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, तो वो एक निर्जाति केंद्रवाद की अवधारणा को पोषित करते हैं। यानी वो निर्जाति केंद्रीयता उनमें जाती है, चाहे एक भाषा के आधार पर वो हो, चाहे वो एक धर्म के आधार पर हो, चाहे वो कल्चर के आधार पर, पहनावे के आधार पर हो, चाहे बोलचाल के आधार पर हो, चाहे रहन-सहन के तरीके के आधार पर हो, इन किसी भी आधार पर वो जब अपने आप को श्रेष्ठ कहने लगते हैं और दूसरे समुदायों को निम्न रूप में देखने की कोशिश करते हैं, तो उसको कहते हैं एथनोसेंट्रिसिज्म, यानी निर्जातीयतावाद, यानी निर्जातीयतावाद। और ये भावना जब किसी भी समुदाय में आ जाती है, तो वो अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को संरक्षित करने के लिए वो विशेष रूप से सतर्क रहता है और थोड़ा-सा उसमें आक्रामकता भी आती है कि उसको इनसिक्योरिटी, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी आती है, असुरक्षा का भाव आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, चूँकि वो अल्पसंख्यक होता है, इसलिए उसको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुसंख्यक हमारी संस्कृति को समाप्त कर दे, हमारे हकूक़ को ले ले और हमारी अस्मिता ही संकट में पड़ जाए, यानी हमारी पहचान ही समाप्त हो जाए। तो वो एक एक प्रिएम्प्टिव एक्शन के रूप में वो कहीं न कहीं दूसरे समुदाय के बीच में उसके अंदर एक दुश्मनी का भाव या एक विरोध का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो अब बात आती है कि निर्जातीय आंदोलन उदय कैसे होता है, उदय क्यों होता है? इसलिए मैंने बैकग्राउंड बताने की कोशिश की, आपको आधार बताने की कोशिश की कि निर्जातीय आंदोलन की उत्पत्ति का कारण भी यही होता है कि उनको लगता है कि उनका शोषण हो रहा है, उनकी अस्मिता संकट में है, उनके आर्थिक अधिकार छीन सकते हैं और जो बहुसंख्यक समाज है उनका शोषण कर सकता है, तो कहीं उनकी अस्मिता संकट में ना हो जाए, इसके लिए वो सतर्क रहते हैं, अपने समुदाय में एकजुटता पैदा करते हैं और वो दूसरे समुदाय से सतर्क रहते हैं और विरोध का भाव उनके अंदर पैदा होता है। तो अगर इसको समझने के लिए हम कहें किन परिस्थितियों में निर्जातीय आंदोलन उदय हुआ, तो यदि किसी देश या समाज में विभिन्न जातीय समूहों के बीच में असमानता विद्यमान हो, ऐसा लगे कि सरकार या समुदाय उसको बढ़ावा दे रही है अथवा बढ़ावा देने वालों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, तो जातीय समुदाय आंदोलन का विकल्प चुनते हैं। आंदोलन का कारण किसी नस्ल विशेष की आर्थिक राजनीतिक मांगों का ठुकराया जाना ही नहीं होता है, बल्कि किसी नस्ल की सामाजिक पहचान को खतरा पैदा हो जाना भी आंदोलन की पृष्ठभूमि को तैयार करता है। यानी केवल जातीय आंदोलन केवल राजनीतिक मांग को और आर्थिक मांग को पूरा करने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि उनकी जब अस्मिता पर संकट आता है, खतरा पैदा होता है, तो भी उसकी पृष्ठभूमि को आंदोलन की पृष्ठभूमि को तैयार करते हैं। इसके अलावा यदि नस्ल, भाषा, संस्कृति आदि के आधार पर यदि पूरे समाज को निर्जातीय आधार पर बाँटा गया, तो सरकार का यह व्यवहार असमानता का था। यानी विकास के लिए भी सरकारें जब भेदभाव करती हैं, जब वो दुर्व्यवहार करती हैं, असमानता उसमें करती हैं, तो कहीं न कहीं ये माना जाता है कि दोहरा व्यवहार सरकार के द्वारा किया जाता है। तो विभिन्न निर्जातीय समूहों के बीच विद्यमान असमानताएँ इन समूहों को या संदेश भी देती हैं कि अपनी-अपनी पहचानों पर अड़े रहें, यानी उनकी अपने बीच की भी जो असमानताएँ होती हैं, वो भी यह संदेश देती हैं कहीं न कहीं कि अपनी-अपनी पहचान को बनाए रखिए, अक्षुण्ण रखिए और अधिक स्पष्ट करने और उसको महत्व जताने के प्रयास करें। इसकी वजह से क्या होता है कि जो असमानताएँ हैं, जातीय समूहों को अपने हितों के संरक्षण के लिए एकजुट करती हैं। इसको अगर हम कहें तो सेल्फ कॉन्शसनेस डेवलप होती है, आत्म चेतना डेवलप होती है उन समुदायों के बीच में, उन जातीय समूह के बीच में, जिससे वो एकजुट होते हैं। और एकजुट जब होते हैं तो कहीं न कहीं वो संरक्षा के लिए दूसरे पर आक्रामक भी होते हैं। तो निजातीय केंद्रवाद पर हमने जो चर्चा की वो बेहतर तरीके से कहीं न कहीं जब हम आक्रामक होते हैं, एक निजातीय समुदाय आक्रामक होता है तो निजातीय केंद्रवाद को सपोर्ट कर रहा होता है या उसको व्यवहार में ला रहा होता है। तो इसके अलावा यदि किसी देश में सत्ता परिवर्तन हो जाए और उसके कारण नस्ल विशेष के लोगों के हितों की हानि हो जाए, तमाम बार ऐसा होता है कि कोई सत्ता में आया, कोई पार्टी आई तो दूसरी पार्टी आई, तो कहीं न कहीं एक असुरक्षा का भाव समुदाय में आ सकता है और इस वजह से भी जो निर्जातियाँ होती हैं, जो अल्पसंख्यक होते हैं, वो एकजुट हो जाते हैं और इनके जो नेता होते हैं, वो सत्ताधारियों के खिलाफ विरोध को उकसाते हैं। वर्तमान भारतीय राजनीति को हम उसका एक उदाहरण मान सकते हैं।
कई अल्पसंख्यक समुदायों को और अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए जो पार्टियां होती हैं वो डराती हैं, धमकाती हैं या डर पैदा किया जाता है या कुछ ऐसे ऐसे दो समुदायों के बीच में झगड़े उत्पन्न किए जाते हैं जिससे कि लोग पोलराइज हों और वो जनजातियां या निर्जातियां हैं या अल्पसंख्यक हैं वो एकजुट हों और उस सरकार के खिलाफ जाएं या किसी दूसरी पार्टी के खिलाफ जाएं। तो भारत में निर्जातीय आंदोलनों के उदय के पीछे ऐसे ही कुछ कारण मौजूद रहे हैं, जैसा आधुनिकीकरण की होड़। आधुनिकीकरण भी एक महत्वपूर्ण कारण है जनजातीय आंदोलन की उत्पत्ति के लिए। राजनीतिक अर्थव्यवस्था, अंतर सामुदायिक टकराव, संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा, सामाजिक और निर्जातीय श्रेष्ठता स्थापित करने की प्रवृत्ति, एक नस्ल के लोगों का अपेक्षाकृत दूसरों की तुलना में पिछड़ जाना, सांस्कृतिक मतभेद को आदि आदि, यानी ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं निर्जातीय आंदोलन के प्रारंभ होने के लिए। अब बात आती है निर्जातीय आंदोलनों के कारण क्या-क्या हैं। विभिन्न विचारकों ने निर्जातीय आंदोलन के अलग-अलग कारण गिनाए हैं। उदाहरण के लिए रजनी कोठारी ने आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति को निर्जातीय आंदोलनों के लिए जिम्मेदार माना है। जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया रही वो कहीं न कहीं परंपरागत और परंपरा के विरुद्ध खड़ी हुई दिखी है। चाहे वो स्थानीय स्तर की जनजातियाँ हों, जनजातियाँ हों, निर्जातियाँ हों, वो कहीं न कहीं उसके विरोध में दिखी हैं। इस वजह से कहीं न कहीं जो निर्जातीय लोग थे उस आधुनिकीकरण की अवधारणा के खिलाफ खड़े हुए। उन्हीं की तरह ज्ञानेंद्र पांडे तथा हरजोत ओबराय ने भी 1994 में निर्जातीय आंदोलनों को आधुनिकता की उपज माना है तथा यह तर्क दिया है कि प्राचीन काल में भारत पहचान के लिए जागरूकता जैसी कोई चीज थी ही नहीं। यानी उन्होंने ये तर्क दिया कि पहचान के लिए, अस्मिता के लिए कोई जागरूकता जैसी कोई चीज नहीं थी। लेकिन ओम बेल्ट 1990 में यह मानने को तैयार नहीं है कि परंपरागत भारत में निर्जातीय श्रेष्ठता जैसी कोई चीज नहीं थी। यानी निर्जातीय श्रेष्ठता जैसी चीज थी उनका मानना है। उनका मानना है कि भारत में सदा से ही बहुसंस्कृतिवाद मौजूद रहा है, मल्टीकल्चरलिज्म, बहुत से भिन्न भिन्न संस्कृति के लोग, समुदाय के लोग एक साथ रहे हैं। ये प्राचीन काल से ऐसा रहा है। निजातीय आंदोलनों के मूल में विद्वानों ने जिन कारणों को विशेष रूप से रेखांकित किया है उनका विवरण आगे हम लोग समझ सकते हैं, उनको अलग अलग हम डिवाइड कर सकते हैं। आर्थिक दशा सुधारने के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, जिसको कट थ्रोट कंपटीशन भी कह सकते हैं, यानी अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को अपलिफ्ट करने के लिए हम कट थ्रोट कंपटीशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसमें कहीं न कहीं निर्जातीय आंदोलन में भी ये चीज़ें पाई जाती हैं। भारत में विविध सांस्कृतिक और भाषाई समूहों का मौजूद रहना, विभिन्न सांस्कृतिक समुदाय, जैसा कि आप जानते हैं कि कोस-कोस पर पानी बदले कोस-कोस पर बानी, कल्चर, खान-पान, पहनावा, हज़ारों संस्कृतियाँ एक साथ रहती हैं, तो उनके बीच में विवाद होना भी लाज़मी है। इसके अलावा अपनी-अपनी संस्कृतियों के संरक्षण के लिए जो प्रयास होते हैं, उनमें भी कहीं न कहीं विरोध उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा दूसरा कारण जो देखा जाए, असमान आर्थिक विकास, यानी अगर आप भारत के स्तर पर देखेंगे तो तमाम तरह की डिस्पैरिटी रही है, असमानता रही है। कहीं कोई विकास, किसी क्षेत्र का विकास तो बहुत बढ़िया हुआ है, किसी क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया, वो आज भी पिछड़े हुए हैं। अगर आपको इसका सबसे जीता-जागता उदाहरण देखना है, तो झारखंड और छत्तीसगढ़ या तेलंगाना राज्य का जो निर्माण हुआ है, अगर आप इसको देखेंगे या इन आंदोलनों को, झारखंड मूवमेंट देखेंगे या छत्तीसगढ़ के निर्माण की प्रक्रिया को देखेंगे, विरोध को देखेंगे, तो आप पाएंगे वहाँ भी कहीं न कहीं क्षेत्रीय विकास की असमानता देखी गई, आर्थिक विकास की असमानता देखी गई। चाहे बिहार से झारखंड को अलग करना हो, चाहे छत्तीसगढ़ का निर्माण करना हो, मध्य प्रदेश से अलग करना हो। जो खनिजों से संपन्न क्षेत्र था, उसको तो विकास के लिए उपेक्षित हो गया, लेकिन जो मैदानी क्षेत्र था, जहाँ पर खेती-बाड़ी, अच्छे व्यवसाय थे, उद्योग धंधे थे, उनको बहुत मदद दिया गया, उनका विकास किया गया। तो कहीं न कहीं ये आर्थिक असमानता का भाव भी जनजातियों में, खास करके निर्जातीय समुदाय में, वहाँ पर रहने वाले निर्जातीय समुदाय में असंतोष पैदा करता है और कहीं न कहीं आगे चल कर के वो आंदोलन का रुख अख्तियार कर लेता है। जाति और धर्म की राजनीति को बढ़ावा दिया गया, अपने-अपने हितों के लिए अपने समर्थकों के समूह तैयार किए गए। बाद में, आज़ादी के बाद में अगर भारतीय राजनीति को देखा जाए, तो कहीं न कहीं निर्जातीय आंदोलन, निर्जातीय टकराव, ये कहीं न कहीं इसको राजनीतिक पार्टियों ने इसको पुष्पित और पल्लवित किया है। वो उसको ज़िंदा रखी हैं अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए। तो किसी के अंदर भय पैदा करना, किसी के खिलाफ खड़ा करना, जिससे कि वो डर की वजह से या जिससे कि वो टकराव की वजह से वो अलग-अलग वोट करें और उनको वोट करें, जिससे कि उनकी सरकार बन सके। तो कहीं न कहीं जाति और धर्म का राजनीति में जो प्रयोग किया गया है, वो भी कहीं न कहीं इन निर्जातीय आंदोलनों का एक कारण बनता है।
इसके अलावा विभिन्न भाषाभाषी लोग तथा विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग अपने समर्थकों के समूह तैयार करते हैं। यानी इसको ऐसे कह सकते हैं कि तमाम जैसे कि अगर आप दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच जो विवाद का विषय हुआ वो हिंदी भाषा और दक्षिण भाषा यानी तमिल को लेकर हुआ। तमिल आंदोलन चला दक्षिण भारत में, तमाम तरह की हिंसा हुई और तमाम राजनीतिक पार्टियों का जन्म उससे हुआ। जो हुआ तो इसका तात्पर्य क्या था? सांस्कृतिक पहचान, भाषा को लेकर के, संस्कृति को लेकर के निजातीय समूहों ने आपस में उनके अंदर दुश्मनी का भाव पैदा हुआ, टकराव हुआ और आगे चल कर के राजनीति ने उसको आज भी राजनीति ने उसको अडॉप्ट कर लिया और वो विरोध का भाव पैदा हो। तो कहीं न कहीं भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण उसकी परिणति के रूप में आया हो बाद में अगर देखें, या फिर कई राज्यों का ऐसा गठन, एक राज्य से काट करके दूसरे राज्य का गठन करना हो, वो उसका परिणाम देखा जा सकता है, इन आंदोलनों का परिणाम देखा जा सकता है। देश में विकास की 2 पूर्ण नीतियों का लागू होना, इसने निर्जातीय समुदायों की उपेक्षा की है। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो भुखमरी है, दरिद्रता है, बेरोजगारी है या कर्जदारी है, ये कहीं न कहीं इन निर्जातीय समुदायों में ज़्यादा पाई जाती है और कहीं न कहीं इसका कारण जो है वो सरकारों के द्वारा अपेक्षित जो अनुदान था या अपेक्षित विकास के कार्यक्रम थे, वो ना मिल पाने की वजह से हुए हैं। तो कहीं न कहीं सरकार के प्रति और सिस्टम के प्रति, व्यवस्था के प्रति उनका आक्रोश और उसकी परिणति कई बार आप देखेंगे कि नक्सलिज़्म और माओइज़्म इन सब रूप में भी निकल के आता है। तो हम ये कह सकते हैं निर्जातीय आंदोलन, निर्जातीय केंद्रवाद कहीं न कहीं हिंसक आंदोलन को बढ़ावा देती है और वो हिंसक आंदोलन की जब हम निर्जातीय आंदोलन के प्रकार, निर्जातीयता सामाजिक संरचना की प्रक्रिया का एक हिस्सा है जैसा कि आप जानते हैं। समाज में सामाजिक संरचना की प्रक्रिया जैसे-जैसे आगे बढ़ती है उसमें अनेक कारणों से जाति समूह उत्पन्न होते हैं। समाज में कुछ तरह के लोग से संख्या के आधार पर उसमें बहुसंख्यक कुछ लोग होते हैं, एक समूह होता है और कुछ अल्पसंख्यक समूह होते हैं। यानी कुछ तरह के लोगों की संख्या कम होती है उनको अल्पसंख्यक कहते हैं और जिनकी संख्या ज़्यादा होती है उनको बहुसंख्यक कहते हैं। दोनों समूहों में निर्जातीय विशेषताएँ जन्म लेती हैं। निर्जातीय समूहों का यह प्रकार द्विआयामी होता है। एक आयाम में बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक के रूप में पहचान बनती चली जाती है तथा वर्ग बन जाते हैं। इसके अलावा अब हम समझते हैं कि बहुसंख्यकों का निर्जातीय आंदोलन क्या रहा है। बहुसंख्यकों को निर्जातीय आंदोलन को चार भागों में बांटा जा सकता है। समूह आधारित आंदोलन का मतलब संपूर्ण समूह समुदाय के संरक्षा के लिए उसके हित को ध्यान में रखते, हित को केंद्र में रख के जो आंदोलन किया जाता है बहुसंख्यकों के द्वारा, वह समूह आधारित आंदोलन कहा जाता है। दूसरे प्रकार का आंदोलन बहुसंख्यकों को जो निचले पायदान पर होते हैं उनके हितों के संरक्षण को केंद्र में रखकर चलता है। यानी जो बहुसंख्यक आंदोलन है उसमें भी जो निचले पायदान में जो गरीब हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनके हितों को ध्यान में रखकर जो आंदोलन बहुसंख्यकों के द्वारा किया जाता है, वो विरोध किया जाता है, उसको कहते हैं दूसरे प्रकार का बहुसंख्यक आंदोलन कह सकते हैं। तीसरे वह उन तथ्यों में बदलाव लाने की प्राथमिकता देता है। यानी अगर हम जो तीसरे प्रकार का जो आंदोलन होता है उसको कहते हैं समस्याग्रस्त आंदोलन। कोई एक समस्या आ गई, संस्कृति को लेकर आ गई, धर्म को लेकर आ गई, आर्थिक नीतियों को लेकर आ गई, आरक्षण को लेकर आ गई, इन सब समस्या केंद्रित जो आंदोलन होता है बहुसंख्यकों के द्वारा, उसको हम बहुसंख्यकों का तीसरा आंदोलन कहते हैं। इसके अलावा उन तथ्यों में बदलाव लाने को प्राथमिकता देता है जिनमें समाज में रचनात्मक बदलाव आ सकते हैं, जैसे शांति, सामाजिक समरसता आदि। चौथे प्रकार का आंदोलन पूरे समूह को केंद्र में रखकर चलता है। बहुसंख्यक निर्जातीय समूहों में अपनी निर्जातीय पहचान बनाए रखने के लिए एकजुट हो जाने की चेतना नहीं होती है। जैसा कि आप मालूम, जब बहुसंख्यक समाज होता है उसमें एकजुटता का वो भाव नहीं होता है जो अल्पसंख्यकों में होता है। इसके स्थान पर उनमें राष्ट्रीय पहचान बनाने की प्रवृत्ति होती है। राष्ट्रीयता का भाव राष्ट्रीय पहचान को स्थापित करने या उसको बनाए रखने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके अलावा यह कभी-कभी धार्मिक आधार पर पहचान को बनाए रखने का प्रयास करता है और उसका आंदोलन के रूप में उसकी परिणति होती है। बहुसंख्यकों का निर्जातीय आंदोलन, उन्हें ऐसा लगता है बहुसंख्यकों की अल्पसंख्यक उनके सामाजिक, राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक स्तर का नुकसान पहुंचा सकते हैं। अल्पसंख्यकों को अपने आप से अलग करने लगते हैं और उनकी उपेक्षा करने लगते हैं। वे अल्पसंख्यकों को अपना घोर विरोधी भी मानने लगते हैं। इस तरह का आंदोलन को सबसे सटीक उदाहरण मणिपुर का नागा आंदोलन है, जैसा कि आप जानते हैं। नागा आंदोलन जैसा जानते हैं वर्तमान में बहुत बड़ी समस्या अभी पिछले 15 दिन से या 1 महीने से चल रही है, जहाँ पर जो
जो नागा जाति है, मैटीज़ हैं, कुकीज़ हैं, ये आपस में लड़ रही हैं और वो हिंसा में इन्वॉल्व हैं। अब इसका सीधा-सा तात्पर्य ये है कि राजनीतिक कारण भी है और सांस्कृतिक कारण भी है। जो नागा जाति है, नागा और मैटी ज़्यादातर वो क्रिश्चियन बन गए हैं, क्रिश्चियन में कन्वर्जन हुआ है क्रिश्चियनिटी में, और जो मैतीज़ हैं, कुकीज़ और नागाज़, लेकिन मैतीज़ जो हैं वो हिंदू धर्म को अपनाए हुए हैं। तो कहीं न कहीं धर्म के आधार पर इनके बीच जो विरोध रहता है, और तम मणिपुर के विशेष क्षेत्र को लेकर और 7 राज्यों के जो निवासी हैं नागा या उन जनजातियाँ, उनको लेकर के एक राज्य बनाने की जो माँग है, राजनीतिक माँग है, एक स्वायत्त क्षेत्र बनाने की, एक अलग राज्य बनाने की जो माँग है, वो भी कहीं न कहीं नागा विद्रोह, जिसको नागा विद्रोह के रूप में हम जानते हैं। नागाओं के लिए अलग राज्य बनाने की माँग 7 उत्तर-पूर्वी राज्यों के गठन के बाद कुकीज़, नागा जो हैं आपस में मिल गए और मैती जनजाति अपने आप को अलग रखी। मैती जनजाति उन उन लोगों का नेतृत्व करती है जो गैर नागा और गैर जनजातीय लोग हैं, जो अलग-अलग समुदायों को नेतृत्व करती है। तो वो कहती है कि हम एक ऐसा राज्य चाहते हैं जिसमें अलग-अलग जाति के लोग एक साथ रह सकें। और नागा कहते हैं, नागा जनजाति जो एक साथ जहाँ-जहाँ हैं उनका सब मिला करके एक राज्य बना दिया जाए। परिणाम स्वरूप नागा और कुकी जातियों के लोग ईसाई बन गए, जबकि मीती जनजाति के लोग हिंदू ही बने रहे और वो अहिंसक रहे। 1997 का नागा और कुकी दोनों जातियों के लोगों ने अलग-अलग राज्य की मांग की, जिसमें मणिपुर वाले अन्य नस्ल के लोगों में भ्रम की स्थिति, जो मणिपुर में रहने वाली जनजातियां हैं और जनजातियां, उनके अंदर भ्रम की स्थिति आई। अब बात आती है अल्पसंख्यक समुदायों के आंदोलन। अल्पसंख्यक समुदायों के आंदोलन को जन्म दिया गया है। कैसे जन्म होता है? असुरक्षा की भावना से जन्म होता है। बहुसंख्यक से डर के भाव की वजह से आंदोलन होता है। ये आंदोलन दोनों प्रकार के रहते हैं, समस्या मूलक भी होते हैं और संरक्षण से संबंधित भी होते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आंदोलनों की पहचान इस बात पर निर्भर करती है कि उनमें किस वर्ग के लोग शामिल हैं। आंदोलन का क्षेत्र कौन सा है? निर्याती अल्पसंख्यक शामिल होते हैं, इसीलिए इनका उद्देश्य प्रायः उपेक्षित या जब दबाए और धकेलती हैं, वह है सामाजिक स्थिरीकरण, यानी ऊंच नीच का जो भेदभाव है। उसके अलावा अल्पसंख्यक को दबा कर रखने की प्रवृत्ति है, सामाजिक अलगाव, कम संसाधनों में गुजारा करने की व्यवस्था, ये तमाम कारण ऐसे हो सकते हैं। ऐसे कुछ आंदोलन ऐसे भी होते हैं जिसमें बहुसंख्यक अल्पसंख्यक मिल करके आंदोलन करते हैं, क्योंकि भारतीय समाज एक एक विविधतापूर्ण समाज है, एक पुरानी सभ्यता रही है। तो बहुत सारे ऐसे हकूक की बात आती है, बहुत सी ऐसी समस्याएं आती हैं सरकार के खिलाफ हो या तंत्र के खिलाफ हो, उसमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक मिलजुल करके आंदोलन करते हैं। तो ऐसे आंदोलनों को हम कह सकते हैं बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों का मिला जुला, लेकिन फिर भी उसमें नेतृत्व को लेकर या तमाम चीजों को लेकर आपस में अल्पसंख्यकों में मतभेद और बहुसंख्यकों के बीच मतभेद कई बार राजनीति में भी ऐसा देखा जाता है। कई बार किसी भी पार्टी का समर्थन कुछ एक विशेष समुदाय करते हैं, कुछ समुदाय करते हैं, जनजातियाँ करती हैं, लेकिन उसी जनजाति के लोग या जनजातियों के लोग या दूसरे समुदाय के लोग उसके विरोधियों का समर्थन करते हैं। तो कहीं न कहीं एक साथ मिल करके भी एक कॉज़ को लेकर के, एक उद्देश्य को लेकर के अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक एक साथ मिलकर भी आंदोलन करते हैं। इसके अलावा मिश्रित अल्पसंख्यक और मिश्रित बहुसंख्यक आंदोलन भी कह सकते हैं। मिश्रित अल्पसंख्यकों के आंदोलन में अनेक अल्पसंख्यक समुदाय शामिल हो सकते हैं तथा मिश्रित बहुसंख्यकों के आंदोलन में अनेक बहुसंख्यक समुदाय के लोग भी शामिल हो सकते हैं। इस प्रकार के मिश्रित अल्पसंख्यक आंदोलनों का नेतृत्व विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के अग्रणी व्यक्ति समस्याओं के आधार पर करते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए समराइज करते हुए, तो जनजातीय समाज, निर्जातीय समाज कहीं न कहीं आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र हैं। सरकार की नीतियों, व्यवस्था की नीतियों के साथ जो असमानता रही है, उनका परिणाम रहा है विकास के लेकर के, या सांस्कृतिक जो बहुलतावाद है, आपस में उनको असुरक्षा की भावना हो, चाहे राजनीति के द्वारा जो उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको भड़काया जा रहा है, उनके नेताओं का इस्तेमाल किया जा रहा है अपने वोट बैंक को बनाने के लिए। ये तमाम कारण हैं जो भारतीय समाज में संघर्ष उत्पन्न करते हैं और ये आंदोलन करने ये निर्जातीयता वाले समुदाय या फिर जनजातियाँ वो आगे चल कर के आंदोलन करती हैं सरकार के खिलाफ। तो इस तरह से आज का ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।